हेलो, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम हिमांशी है। इस वीडियो में हम NIOS DSSSB PRT के लिए उसकी समरी कर रहे हैं, डीएलएड्स की जो बुक है। और एज यू नो कि ये बुक्स कितनी इंपॉर्टेंट है, इसकी समरी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आप सब लोगों को पता है, हम कभी भी बुक्स लेके आते हैं तो हम कभी भी उसे कंप्लीट नहीं कर पाते। ये एक हार्श ट्रुथ है, बट आप सभी लोगों को मानना पड़ेगा कि ऐसा ही होता है, ये रियलिटी है। हम बुक लेके आएंगे बट हम बुक से नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे उसी का ऑल्टरनेटिव तरीका आप ढूंढ सकते हो ये वीडियोस के थ्रू। अगर आप इस वीडियोस तक पहुँचे हो तो इसमें आपको कंप्लीट NIOS की जो डीएलएड की बुक्स हैं वो कराई जाएंगी। और आप सब लोगों को पता है कि DSSSB में इसका कितना वेटेज रहता है और ये कितनी इंपॉर्टेंट है। बता देना चाहती हूँ कि ये वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले पार्ट 1 देखिए, क्योंकि पार्ट 1 देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तब आप सीरीज़ के साथ चीज़ों को देखेंगे तो लाइक रिलेट कर पाएंगे। वीडियो पहली बारी आप देख लीजिएगा। बाकी बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लास्ट में हमने कर लिया रोल ऑफ द टीचर इन इमर्जिंग सोसाइटी। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, पूर्व स्वतंत्रता काल में जो भी हमारी एजुकेशन सिस्टम थी वो किस प्रकार से थी। तो बात करते हैं वैदिक काल के बाद मध्यकाल के दौरान, यानी कि मिडिवल एरा के दौरान चर्च में इंग्लिश मीडियम के द्वारा, मंदिरों में संस्कृत के द्वारा और मदरसों में फारसी और अरबी के द्वारा जो शिक्षा थी वो प्रोवाइड की जाने लगी। और भारत में जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली का स्टार्टिंग थी वो 19th सेंचुरी में हुई। और शिक्षा की राज्य प्रणाली, स्टेट सिस्टम ऑफ एजुकेशन की शुरुआत चार्टर एक्ट के थ्रू हुई। जो चार्टर एक्ट था, ईस्ट इंडिया कंपनी उसको हर 20 साल बाद रिन्यू करती थी। 1813 में चार्टर एक्ट में ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को ये ऑर्डर दिया गया कि अलग से 1 लाख रुपीज़ की जो निर्धारित धनराशि है वो इंडियन एजुकेशन पर खर्च की जाए हर साल। और किस लिए की जाए? साहित्य के प्रमोशन, भारत के देसी विद्वानों के प्रोत्साहन के लिए, ब्रिटिश क्षेत्रवासियों में विज्ञान के ज्ञान के संस्थापन के लिए ये जो राशि रहेगी वो खर्च की जानी रहेगी। अब क्या हुआ? फर्स्ट टाइम financial arrangement was made by Queen and East India Company was made responsible। फर्स्ट टाइम इंडिया के लिए ऐसा फाइनेंशियल अरेंजमेंट किया गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा गया था। उनको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई थी इसके लिए। नेक्स्ट है हमारा मैकॉलेज मिनट। अगेन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। मैं अगेन कह रही हूँ कि अगर आप 3 से 4 बार इन वीडियोज़ को कम्प्लीटली सुन लेते हैं, मात्र सुनने से ही आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और भले ही हमें लगता है कि हमें याद नहीं हुआ है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, बट वो हमारे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती है और हम क्वेश्चन कर पाते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कब याद हो गया। तो जो मैकॉले था उसका फुल नेम था थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। इंडिया में ये मद्रास से आया था। 10 जून ऑफ 1834 में ये मद्रास से आया था। और ये मद्रास से एज अ मेंबर ऑफ सुप्रीम काउंसिल ऑफ इंडिया, सर्वोच्च परिषद का मेंबर बन के आया था इंडिया में। उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? उस टाइम पे गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। ये दोनों चीज़ें याद रखना आप लोग। विलियम वेंटिक था उस टाइम पे। मैकॉले यहाँ 4 साल तक रहा। 1838 में इंग्लैंड रिटर्न हुआ और राइटिंग करियर उसने रिज्यूम किया। राइटिंग करियर रिज्यूम करने के बाद सुप्रीमेसी ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी की सर्वोच्चता। उनका मानना था कि हम जितना इंग्लिश को बढ़ावा देंगे उतना ही ब्रिटिशर्स के लिए अच्छा होगा। मैकॉले वॉज चेयरमैन ऑफ जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। और यहाँ इसने एक मेमोरेंडम दिया। और ये मेमोरेंडम जब दिया था, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा, अपने दिमाग में भर लीजिएगा। ये मेमोरेंडम जब दिया वो था जनवरी 1835 में इसने अपना मेमोरेंडम प्रसारित किया, जिसे स्मरण पत्र कहा गया है। अब इसमें क्या लिखा था? इसमें लिखा था जो वर्नाक्युलर लैंग्वेज थी, वर्नाक्युलर लैंग्वेज में पढ़ाने से इसने मना कर दिया। क्षेत्रीय भाषा में हमें शिक्षा नहीं देनी है। संस्कृत, अरबी, फारसी को नकार दिया और वेस्टर्न साइंस, पाश्चात्य विज्ञान को अंग्रेजी के माध्यम से देने का समर्थन किया। हमें देसी शिक्षा पद्धति सोचने में 100 वर्ष लग गए। 1937 में महात्मा गांधी ने वर्धा कॉन्फ्रेंस में बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा पर बात की और उसका प्रस्ताव रखा। अब देखिए 1835 में क्या हुआ? उसने ये प्रस्ताव रखा, उसने अपना मेमोरेंडम दिया। और 1937 में महात्मा गांधी ने ये बेसिक एजुकेशन की जो बात थी वो प्रस्ताव, उसके रिगार्डिंग प्रस्ताव रखा था। तो ऑलमोस्ट 100 ईयर हो चुके थे हमें ये समझने में कि हम क्यों दूसरों की चीज़ों को फॉलो करें, क्यों हम मदर टंग में अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो ये सब हमने 100 ईयर तक पूरा झेला। उसके बाद मैकॉले का तर्क क्या था उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैकॉले का तर्क था कि उसका मानना था एक अच्छी यूरोपीय लाइब्रेरी की एक अकेली एल्मिरा समस्त भारत और अरब के पूरे लिटरेचर यानी कि साहित्य से अच्छी है, ऐसा उसका मानना था।
यूरोपीय साहित्यिक आंतरिक रूप में इन सबसे श्रेष्ठ है। शासक वर्ग, उच्च वर्ग, सरकारी लोग इंग्लिश यूज करते हैं। जो अरबी और संस्कृत पर खर्च होता भी है वह सत्य के उद्देश्य के लिए कोरा घाटा है। उनका मानना था कि जो इंडियन लिटरेचर है, इंडियन लैंग्वेजेस जो हैं, उनके द्वारा जब हम शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं तो उससे भी कोई फायदा नहीं हो रहा, वो समाज के लिए और ब्रिटिशर्स के लिए घाटे के रूप में सामने उभर के आ रही है, ऐसा उसका मानना था। और आज भी ये भूत कहीं ना कहीं हमारे ऊपर, सबके ऊपर सवार है कि इंग्लिश अगर हम बोल सकते हैं तो हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमारे विचार बहुत अच्छे हैं, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। अगर हमें इंग्लिश नहीं आती है तो पहले भी आप देख सकते हैं महर्षि कणाद से लेके आर्यभट्ट तक ऐसे विद्वान हमारे देश में हुए हैं, क्या उन सबको भी इंग्लिश आती थी? ऐसा तो नहीं है ना। जो ये सोच है हमारी, वो हमारे द्वारा ही बनाई गई है और हम ही इसको फॉलो कर रहे हैं, और ये एक सच्चाई है। अब क्या हुआ, ये भ्रांति के समर्थकों के ऊपर उठाने के लिए दिया गया उदार दान है। ये सब किसका कहना था? ये मैकॉले का कहना था। इट इज बॉन्टी मनी पेड टू राइज अप चैंपियंस ऑफ एरर। मैकॉले का अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, एक्सेप्टेड बाय विलियम बेट्रिक। ये विलियम बेट्रिक के द्वारा एक्सेप्ट किया गया। उस टाइम पे जो वायसराय था, गवर्नर जनरल था, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, विलियम बेट्रिक था। और इंग्लिश को मीडियम बनाया गया शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए। अब उनका मानना था कि जो लिमिटेड रिसोर्स से सबको शिक्षित कराना तो संभव नहीं है, अतः हमें एक ऐसा वर्ग बनाना है जो खून और देखने में भारतीय हो, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट हो, उनकी जो इंटेलिजेंस हो, उनकी जो बुद्धि हो, विचारधारा हो, वो उस सब से कैसी हो? एक ब्रिटिशर की जैसी हो, एक अंग्रेज की जैसी हो। और ये क्लास दुभाषिया का काम करे। मतलब वो कितना प्लान कर रहे थे, कितनी चालाकी से ये सब चीज़ें प्लान कर रहे थे, हमको पता ही नहीं चला। अब देखिए, इसके बाद आता है वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच आया 1854 में। अगेन इनकी डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनका जो ईयर है वो याद करिएगा आप। वुड्स डिस्पैच 1853 में चार्टर रिन्यू के विचार के लिए शिक्षा की प्रगति की जांच की, फिर सुधारों के रूप में शिक्षा का चार्टर, जिसे 1854 का वुड्स डिस्पैच कहते हैं, और इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा या महाधिकार पत्र भी कहा गया है। ब्रिटिश संसद के ओर शिक्षा नीति में अपनाई जाने वाली यह पहली सरकारी घोषणा थी। भारतीय शिक्षा का दायित्व ईस्ट इंडिया कंपनी पर आ चुका था कंप्लीटली, और उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य बताए हैं। मतलब वुड डिस्पैच द्वारा ये कुछ उद्देश्य हैं। encouragement of Indian language, art, science, philosophy and literature through English to creation of class of public servant। मतलब कि लोक नौकरशाही उत्पत्ति के लिए इंडियन लैंग्वेज और आर्ट, साइंस, फिलोसफी और जो इंडियन लिटरेचर है उस सबको बढ़ावा देना है। क्यों? क्योंकि उनको तो लोक नौकरशाही की उत्पत्ति चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें अपनी लोक नौकरशाही बढ़वानी है। पीछे मैंने वो बात रिपीट की थी कि इंग्लिश उन्होंने मीडियम क्यों चुना, क्योंकि उनका मानना था कि इंडियन जो रहेंगे वो कम पैसे में काम करेंगे, उनके लिए बहुत चीज़ें बच सकती है। क्योंकि इंडिया में बेरोज़गारी थी, बेरोज़गारी, अब जिन लोगों को जॉब चाहिए रहेगी तो वो तो कुछ ना कुछ करेंगे ही ना उस चीज़ के लिए। तो उन्होंने अपना दिमाग क्या लगाया वहाँ पे, वो चीज़ ये सोची कि वो वैसे तो भारतीय हों, खून से भारतीय हों और रहन सहन से भारतीय हों, लेकिन जो उनकी बुद्धि हो, विचारधारा हो, वो सब कैसी हो? एक अंग्रेज़ की जैसी हो, जिससे कि अंग्रेज़ों को बहुत फ़ायदा मिला। बहुत सारे प्राइमरी, मिडिल एंड हाई स्कूल खोले गए। पहली बार 5 प्रोविंसेस, जो 5 प्रांत थे, बंगाल, बॉम्बे, पंजाब, मद्रास एंड नॉर्थ वेस्ट प्रांत में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस खोले गए। हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी खोलने की योजना 1857 में पहले 3 यूनिवर्सिटीज़ को खोला गया। वो कहाँ खोला गया? कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। अगेन इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा, 1857 में पहली 3 यूनिवर्सिटीज़ को खोला गया, जो कि थी कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास यूनिवर्सिटीज़। अब इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस थी। देश भर में श्रेणीकृत विद्यालय हों, नेटवर्क ऑफ ग्रेडेड स्कूल्स हों, प्राइमरी स्कूल, हाई इंटर कॉलेज, हाई स्कूल्स एंड इंटर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टीचर ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, मेडिकल, इंजीनियरिंग और ग्रांट इन एड, सहायक अनुदान, लॉ एंड अदर इंस्टीट्यूट वोकेशनल स्किल्स के लिए स्थापित करना। इनकी कुछ रिकमेंडेशन इस प्रकार थी। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। ये एक प्रकार से ना सारे लोग, जो भी आयोग आता था वो अपनी रिकमेंडेशन देते थे, ठीक है, सिफारिश करते थे। इसका मतलब ये नहीं होता था कि उन्होंने ये सारे काम किए ही हैं, उनमें से कुछ फेल भी होते थे, कुछ सक्सेसफुल भी होते थे। अब इसकी लिमिटेशंस क्या थी इस आयोग की, वो देखते हैं। कुछ रिकमेंडेशन को इग्नोर किया गया। पहले 30 सालों में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट तो बढ़ गए, लेकिन क्रिश्चियन मिशनरीज को छोड़ के और किसी वर्ग और किसी सोसाइटी को इनकरेज ही नहीं किया गया। जन शिक्षा प्रसार ना ही हुआ और ना ही वर्नाक्युलर स्कूल्स की स्थापना हुई। और फिर क्या हुआ? यूनिवर्सल लिटरेसी को भी ढंग से प्रमोट नहीं किया गया। उसके बाद हुआ 1857 का रिवॉल्ट, 1857 की क्रांति हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी भंग हो चुकी थी उस टाइम पे। और उस टाइम के बाद
एजुकेशन को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। अब उसके बाद आता है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। देखिए हम 1835 में मैकॉलेज मिनट आया, 1854 में वुड्स डिस्पैच आया, अब 1882 में हंटर कमीशन आया है। ठीक है, शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए हंटर कमीशन को लाया गया और हंटर कमीशन वुड डिस्पैच के इम्प्लीमेंटेशन की जांच के लिए बना था। विद्यालय शिक्षा को हाई स्कूल में 2 स्ट्रीम्स में बांट दिया गया। पहला था जो पढ़ने वाले बच्चे थे, मतलब जो पढ़ना चाहते थे उनके लिए विश्वविद्यालय शिक्षा यानी कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए उनको आगे भेजा जाए, लेकिन जो दूसरे बच्चे थे जैसे कि जो पढ़ना नहीं चाहते थे, अपना कुछ काम स्टार्ट करना चाहते थे, वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन की उन्होंने सुविधा प्रोवाइड कराने की सोची। पहली बार विद्यालयी शिक्षा को विविध रूप मतलब डाइवर्सिफाई तरीके से आरंभ करने का प्रयास किया गया था हंटर आयोग के द्वारा। इनके सुझावों को ना तो गवर्नमेंट ने ही और ना ही पब्लिक ने अप्रिशिएट किया। इसमें बस इतना ही याद रखना है आपको। अब नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी कमीशन। यूनिवर्सिटीज कमीशन में क्या है, उस टाइम पे आपको याद रखना है वायसराय कौन था, कर्जन था। 1902 में ये आयोग आया। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पुनर्गठन एंड स्ट्रिक्ट एंड सिस्टमेटिक सुपरविजन ऑफ कॉलेजेस बाय यूनिवर्सिटीज एफिलिएशन के लिए इसको लाया गया। इसकी कठोर शर्तें, पाठ्यचर्या और परीक्षा प्रणाली में मुख्य परिवर्तन हो, इसीलिए इसको लाया गया। जो भी इसकी रिकमेंडेशन थी, इसकी रिकमेंडेशन पर माध्यमिक स्कूल को यूनिवर्सिटीज के नियंत्रण में लाया गया। अब देखिए 1902 का यूनिवर्सिटीज़ कमीशन अलग है, ये जो यहाँ से बताया यूनिवर्सिटीज़ कमीशन अलग है, और ये 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम आया है। ये भी याद रखना है, जो यूनिवर्सिटीज़ कमीशन है वो अलग है, वो 1902 में आया है, और जो विश्वविद्यालय अधिनियम है 1904 में आया है। अब इसमें क्या था, विद्यालयों को मान्यता विश्वविद्यालय और नियम भी विश्वविद्यालय द्वारा बनाए जाएंगे। इसमें ये चीज़ कर दी गई कि जो मान्यता होगी वो भी विश्वविद्यालय के द्वारा दी जाएगी, और जो उसके रूल्स रेगुलेशंस होंगे वो भी विश्वविद्यालय द्वारा क्रिएट किए जाएंगे। देन आता है 1917 में सेडलर आयोग। सेडलर आयोग था इंटरमीडिएट कॉलेज 10+2 जूनियर कॉलेज की जो अवधारणा है, मतलब आज हम जो भी कर रहे हैं 10+2 का जो सिस्टम है वो सेडलर आयोग द्वारा ही सबसे पहले रिकमेंड किया गया था। इनका जो संबंध था वो था सेकेंडरी एजुकेशन का सुधार करने से। ठीक है, और इन्होंने जो सुझाव दिए थे वो थे हायर एजुकेशन का बाइफर्केशन यानी कि दुशाखन जो था इंटर कॉलेज के बाद ना हो, ना कि मेट्रिकुलेशन, सॉरी यहाँ से थोड़ा मिसप्रोनाउंस हो गया। इनका जो सुझाव था वो था उच्च शिक्षा का बाइफर्केशन यानी कि दुशाखन जो है इंटर के बाद हो, ना कि मेट्रिकुलेशन के बाद। इंटर कॉलेज स्थापित हो, आर्ट एंड साइंस, मेडिकल इंजीनियर स्ट्रीम्स को लाया जाए। अब जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन की स्थापना है वो इसी सिफारिश पर हुई है। आज भी आप देखते हैं जैसे आप लोगों का 10th और 12th का रिजल्ट जब आया होगा किसी भी स्टेट में, ये सब ये लिखा होता है उस मार्कशीट पर, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन। तो ये जो था वो सेडलर आयोग की ही देन है, उनकी ही सिफारिश पर ये चीज़ें आगे को प्रमोट की गई थी। इंटरमीडिएट कक्षाओं को हाई स्कूल के साथ जोड़ा जाए, ऐसा उसका मतलब ये सेडलर आयोग का सुझाव था। और उसके बाद आता है हार्टोग आयोग। अब हंटर आयोग और हार्टोग आयोग ये अलग है, ये 1929 में आया है। अब एक बार से फिर से रिकॉल करते हैं। देखिए 1835 में मैकॉलेज मिनट, 1854 में वुड्स डिस्पैच, उसके बाद 1882 में क्या आया, हंटर कमीशन, उसके बाद 1902 में आया यूनिवर्सिटी कमीशन, यूनिवर्सिटीज़ कमीशन के बाद आया 1904 में विश्वविद्यालय आयोग, उसके बाद 1917 में आया सेडलर आयोग, और अब ये 1929 में आया है हार्टोग आयोग। ठीक है, ये मैं बार बार इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको क्लास में ही चीज़ें याद हो जाएं, आपको ज़्यादा एफर्ट्स ना लगाने पड़े। जितनी बार हम इन चीज़ों को रिकॉल करेंगे हमारे दिमाग में भरती चली जाएंगी और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। अब देखिए यार, आप लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो सबकॉन्शियस माइंड पे भी बिलीव रखना चाहिए ना। मुझे तो बहुत ज़्यादा विश्वास होता है अपने सबकॉन्शियस माइंड पे, जो भी मैं पढ़ती हूँ 3-4 बार वो कहीं ना कहीं रह जाता है। तो हार्टोग आयोग जो था वो 1929 में देश में शिक्षा की स्थिति की जांच के लिए आया था, और इसका जो सुझाव थे वो थे व्यवसाय में लगना चाहते हैं जो बच्चे, उन्हें मिडिल स्कूल के बाद विद्यालयों में डाइवर्स करिकुलम का प्रावधान किया जाए उनके लिए। टीचर ट्रेनिंग एंड सर्विस कंडीशन पर भी समीक्षा इन्होंने दी थी। फिर उसके बाद आती है सप्रू समिति। सप्रू समिति 1934 में आई है, और ये उत्तर प्रदेश
यूनाइटेड प्रोविंसेस, मतलब उत्तर प्रदेश उस टाइम पे यूनाइटेड प्रोविंसेस था, जो बेरोजगारी की जांच के लिए उस टाइम पे ये बनी थी। विविध व्यावसायिक पाठ्यक्रम पर यहाँ जोर दिया गया, जिनमें से एक यूनिवर्सिटी की डिग्री की ओर ले जाए। मतलब व्यावसायिक पाठ्यक्रम क्या था? व्यावसायिक पाठ्यक्रम से मतलब था जो कि बच्चों को यूनिवर्सिटी डिग्री की ओर लेके चला जाए। अब इनकी जो रिकमेंडेशन थी वो थी इंटरमीडिएट स्टेज को ख़त्म कर दिया जाए, माध्यमिक शिक्षा की अवधि को 1 साल बढ़ा दिया जाए। दूसरा था लोअर सेकेंडरी लेवल से व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाए, मतलब कि जो माध्यमिक स्तर है उससे व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाए। डिग्री स्तर के पाठ्यक्रम को 3 साल का किया जाए। डिग्री स्तर का आज भी 3 साल का ही है। अब ये सब कुछ था सप्रू समिति का। उसके बाद आती है अबोट वुड रिपोर्ट। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन 1935 में प्रस्ताव किया गया वोकेशनल एजुकेशन समस्या पर सलाह देने के लिए, और ये किया गया 1937 में। ठीक है, 1935 में प्रस्ताव रखा गया और इसे रिपोर्ट किया गया, इसे पेश किया गया 1937 में। अब क्या है, टेक्निकल एजुकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट, पॉलिटेक्निक का जो उदय हुआ है, मतलब जो पॉलिटेक्निक आज हम पढ़ रहे, पॉलिटेक्निक जो कोर्स है वो करते हैं, वो इसकी ही देन है। उसके बाद आती है जाकिर हुसैन समिति। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जाकिर हुसैन समिति। इसको रिपोर्ट किया गया इस 2 दिसंबर 1937 को, और अक्टूबर 1937 में वर्धा कॉन्फ्रेंस में एक ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई, जिसे अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन कहते हैं। ये भी डेट आपको याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 1937 में वर्धा कॉन्फ्रेंस में एक ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई, जिसे हिंदी में बोलते हैं अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन। जाकिर हुसैन समिति के टाइम पे हुई थी। अब इसमें गांधी जी का मानना था बच्चों को 7 साल तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, और जो एजुकेशन होगी वो मातृभाषा के माध्यम से होगी। आपको याद होगा लास्ट में जब मैं कॉले मिनट पढ़ाया था तो मैंने ये चीज़ बताई थी कि 1937 में वर्धा एजुकेशन की बात की थी महात्मा गांधी ने। ये वही रिपोर्ट है। अब जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी वो हैंडीक्राफ्ट के द्वारा, मतलब उसमें जो बच्चे रहेंगे वो हैंडीक्राफ्ट केंद्रित हो, हैंडीक्राफ्ट के द्वारा उन्हें नई नई चीज़ें सिखाई जाए, हस्तशिल्प के द्वारा। वो ज़्यादा से ज़्यादा वोकेशनलाइजेशन को प्रमोट कर रहे थे उस टाइम पे। अब जाकिर हुसैन समिति, इसको जाना जाता है, हम सबको पता है, इसको वर्धा एजुकेशन के नाम से, बेसिक एजुकेशन बुनियादी शिक्षा के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें क्या है, लर्निंग बच्चे के घर समुदाय जीवन पर बेस्ड हो, मेंटल लेबर शारीरिक कार्य पर बल दिया जाए, वर्क सेंट्रिक एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, एजुकेशन शुड बी सेल्फ सपोर्टिंग, जिससे शिक्षक वेतन दिया जा सके, मतलब सेल्फ सपोर्टिंग हो, और मतलब एक मिनिमल शिक्षक वेतन जो है उसमें से हम निकाल पाएँ। इस फिलॉसफी का स्थान कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के नाम से। उसके बाद आती है जाकिर हुसैन समिति के बाद सार्जेंट रिपोर्ट 1944 में सार्जेंट रिपोर्ट आई। पहली एक ऐसी व्यापक स्कीम थी ये, जिसमें शिक्षा के सभी लेवल्स को ध्यान में रखा गया, प्री प्राइमरी से लेके प्रोफेशनल एजुकेशन तक, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, हाई स्कूल, यूनिवर्सिटी, टेक्निकल, वोकेशनल, प्रोफेशनल एजुकेशन, सबको इंक्लूड किया गया इसमें सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन प्रिपेयर किया गया। उसके बाद वर्ल्ड वॉर के बाद इसे प्रिपेयर किया गया, एंड इसे हम सार्जेंट रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। अब इसमें जो ये स्कीम थी, इसमें बताया गया है 3 to 6 ईयर के लिए प्री प्राइमरी एजुकेशन रहेगी, 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए, 6 से 11 साल तक के बच्चों के लिए जूनियर बेसिक यानी कि यूनिवर्सल फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जो कि वर्धा में भी सजेस्ट किया गया था। 11 से 14 साल तक के बच्चों को सीनियर बेसिक और मिडिल स्कूल्स प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें कि वेराइटीज़ ऑफ कोर्सेज रहेंगे। अब इसको क्या था, ये हाई स्कूल्स जो थी, 1 सेकेंड, ये क्या हो रहा है, हाँ, हाई स्कूल्स जो थी वो 6 ईयर का कोर्स था एकेडमिक, दूसरा टेक्निकल, वोकेशनल, और ये जो था मतलब जो एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं वो एकेडमिक्स में जाएंगे, दूसरा टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन के लिए था, जैसा कि मैंने पिछले में, और इसमें जो एज थी एडमिशन की वो 11 ईयर थी। ठीक है, अब डिग्री इसमें प्रोवाइड की गई थी, मतलब डिग्री का जो टाइमलाइन दिया गया था वो 3 साल का दिया गया था। मदर टंग एज मीडियम इन ऑल हाई स्कूल, मदर टंग को प्रेफरेंस दी गई थी सारे हाई स्कूल्स में। अब यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म्स मैंने लिखी हैं, कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो कि आपको आगे के लिए भी काम आएंगी। आगे आपको जब भी मैं आपसे पूछूंगी तो आपको मुझे बताना रहेगा। UEE इसे बोलते हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, NAEP नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, 2 अक्टूबर 1978 में ये आया था, नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। DPP क्या था, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, क्या है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। SSA सर्व शिक्षा अभियान। RTE ये सब हमको पता है, राइट टू एजुकेशन,
और ये आप मुझे कमेंट करेंगे ये कब आया। ओके, तो आज की वीडियो में मुझे लगता है ये इनफ रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के जो भी टॉपिक्स हैं वो करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम आगे रखेंगे। तो आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगेंगी और आप सब लोग इनका फ़ायदा उठाएंगे। तो अगर आपको कंटेंट यूज़फुल लग रहा है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को जिन लोगों को ज़रूरत है उनको शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आगे लोगों तक ये वीडियो जाए। जिन लोगों को ज़रूरत है वो पढ़ें, जो लोग बुक अफोर्ड नहीं कर पाते या बुक से नहीं पढ़ पाते हैं वो सिर्फ इसे सुनेंगे तो भी बहुत सारी चीज़ें उनकी क्लियर हो जाएंगी। एंड वीडियो को लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक अगर आपने देखा है तो। एंड बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय।